हेलो एवरीवन, टेक में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग 15 जनवरी के एडिटोरियल को देखेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज के सुर्खियाँ: लचीले भारत के लिए स्टार्टअप को पुनर्जीवित करना। यह जो एडिटोरियल है 13/1/2025 को द हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित स्टार्टअप इंडिया हैज फ्यूल्ड एंटरप्रेन्योर स्पिरिट पर आधारित है। यह लेख भारत की स्टार्टअप इंडिया पहल के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है, जो एक समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए स्टार्टअप को फिनटेक और हेल्थ टेक जैसे क्षेत्रों में वैश्विक अग्रणियों के रूप में स्थान दिलाता है। इस गति को बनाए रखने के लिए विनियामक बाधाओं को दूर करना और उद्योग अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना अनिवार्य है। प्रीलिम्स में क्या क्या बनेगा प्रश्न? तो भारत की स्टार्टअप इंडिया पहल, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, एग्रीटेक स्टार्टअप, नवीकरणीय ऊर्जा, डीप टेक, भारत का एमएसएमई क्षेत्र, आयकर अधिनियम 1961, विश्व बैंक, ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स 2023, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण, कृषि अवसंरचना कोष। मेंस के लिए क्या क्या प्रश्न बनेंगे? तो भारत की आर्थिक समृद्धि में स्टार्टअप की भूमिका, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित प्रमुख मुद्दे। वर्ष 2016 में शुरू की गई भारत की स्टार्टअप इंडिया पहल ने देश को वैश्विक नवाचार शक्ति के रूप में स्थापित किया है। 500 से अधिक इनक्यूबेशन केंद्रों को बढ़ावा दिया है तथा स्टार्टअप के लिए एक सुदृढ़ इकोसिस्टम तैयार किया है। इस कार्यक्रम ने प्रशासनिक बाधाओं को तोड़ते हुए टीयर 2 और 3 शहरों के उद्यमियों को समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाकर नवाचार को लोकतांत्रिक बनाया है। फिनटेक से लेकर हेल्थ टेक, भारतीय स्टार्टअप वैश्विक अग्रणियों के रूप में उभरे हैं। यद्यपि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अपार संभावनाओं को दर्शाता है, फिर भी इस विकास प्रक्षेप वक्र को बनाए रखने हेतु तथा वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसकी क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए नियामक कार्य ढांचे में आने वाली चुनौतियों से निपटने के साथ ही मजबूत उद्योग अकादमिक सहयोग की आवश्यकता है। भारत की आर्थिक समृद्धि में स्टार्टअप की क्या भूमिका है? तो सबसे पहला है रोजगार का सृजन। स्टार्टअप रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं, जो आईटी, फिनटेक और ई कॉमर्स जैसे विविध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। 31 दिसंबर 2023 तक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कुल 1,17,254 स्टार्टअप को मान्यता दी। इन स्टार्टअप ने 12.42 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन किया है, जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। अब है स्टार्टअप लॉजिस्टिक, मार्केटिंग और विक्रेता प्रबंधन जैसी सहायक सेवाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे समग्र रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है। अगला है नवाचार और औद्योगिकी अंगीकरण को बढ़ावा देना। स्टार्टअप तकनीकी नवाचार में सबसे आगे है, जो
वास्तविक विश्व की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एआई, ब्लॉकचेन और आईओटी का लाभ उठाते हैं। उदाहरण के लिए एथर एनर्जी अपने अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक स्कूटरों के साथ भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में क्रांति ला रही है, जबकि गरुड़ एरोस्पेस के ड्रोन कृषि उत्पादकता में बदलाव ला रहे हैं। भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय कम बना हुआ है, लेकिन स्टार्टअप एग्रीटेक, एडटेक और हेल्थ टेक जैसे क्षेत्रों में नवाचार करके इस अंतर की पूर्ति कर रहे हैं। निर्यात और वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देना। स्टार्टअप ने अपने कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक विस्तारित करके भारत की निर्यात क्षमताओं को बहुत हद तक बढ़ाया है। रेजर पे और पेटीएम जैसी फिनटेक कंपनियां अब वैश्विक स्तर पर भुगतान समाधान निर्यात कर रही है, जबकि जोहो और फ्रेशवर्क जैसी सॉस यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फर्म अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर प्रभावी बने हुए हैं। वर्ष 2030 तक अकेले भारत के 7 सेक्टर से $100 बिलियन के राजस्व की उम्मीद है, जो वर्ष 2023 में $13 बिलियन था। यह वैश्विक उपस्थिति भारत के ब्रांड मूल्य को बढ़ाती है और विदेशी मुद्रा आय में योगदान देती है, जिससे देश के भुगतान संतुलन को सहारा मिलता है। अब हम लोग वित्तीय समावेश का समर्थन के बारे में जानते हैं। तो फिनटेक क्षेत्र के स्टार्टअप वंचित आबादी को सस्ती और सुलभ डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन का विस्तार कर रहे हैं। जैसे फोन पे, भारत पे और पेटीएम जैसी कंपनियों ने डिजिटल भुगतान को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाया है। दिसंबर 2023 में यूपीआई लेन देन रिकॉर्ड 16.73 बिलियन तक पहुंच गया। सूक्ष्म ऋण तथा नियो बैंकिंग के स्टार्टअप एमएसएमई और व्यक्तियों को ऋण तक पहुंच प्रदान कर उन्हें सशक्त बना रहे हैं। भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते फिनटेक बाजारों में से एक है, जिसका वर्तमान आकार 584 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और वर्ष 2025 तक इसके 15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। स्टार्टअप ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर ग्रामीण शहरी विभाजन को कम कर रहे हैं। दी हार्ट और क्रॉपिन जैसे एग्रीटेक स्टार्टअप किसानों को रियल टाइम सॉल्यूशन प्रदान कर रहे हैं, जिससे उत्पादकता एवं आय में वृद्धि हो रही है। आने वाले वर्षों में भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है तथा अनुमान है कि वर्ष 2025 तक इसका राजस्व $204 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा विक्रम सोलर जैसे सोलर स्टार्टअप जैसे ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, महंगे डीजल पंपों पर निर्भरता कम कर रहे हैं और सतत ग्रामीण आजीविका का समर्थन कर रहे हैं। नवाचार का यह विकेंद्रीकरण समान आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है। अगला बिंदु क्या कर रहा है, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। स्टार्टअप महिला उद्यमियों को सशक्त बना रहे हैं तथा उन्हें अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान कर रहे हैं। मन्नत देसी फाउंडेशन जैसे उद्यम मार्गदर्शन और वित्त पोषण के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा दे रहे हैं।
आज भारत में 18% स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही है, जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आईआईएम बेंगलोर में NSRCEL का महिला स्टार्टअप कार्यक्रम, कोटक की CSR पहल और स्टार्टअप इंडिया के तहत वित्तीय प्रोत्साहन जैसी पहले एक अधिक समावेशी स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है। हरित एवं सतत विकास को बढ़ावा देना। नवीकरणीय ऊर्जा और साधारणीय क्षेत्र में स्टार्टअप्स जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रिन्यू पावर और इकोजेन सॉल्यूशन सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण में अग्रणी है, जबकि सेरो रिसाइकलिंग एंड ऑफ लाइफ वाहनों के पुनः चक्रण पर केंद्रित है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा स्टार्टअप वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता के लक्ष्य के अनुरूप है तथा हरित ऊर्जा बाजार में 15% CAGR की दर से वृद्धि होने की उम्मीद है। ये स्टार्टअप न केवल आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देते हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करना। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। वैश्विक निवेशक भारत के विशाल बाजार, मजबूत डिजिटल बुनियादी अवसंरचना और फलते फूलते उद्यमीशीलता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में डीप टेक क्षेत्र में लगातार निवेश बढ़ रहा है, जिसकी कुल फंडिंग $6.73 बिलियन तक है। ओला इलेक्ट्रिक और लेंसकार्ट जैसे स्टार्टअप ने अरबों डॉलर का वित्त पोषण जुटाया है, जिससे आर्थिक विकास एवं नवाचार को बढ़ावा मिला है। MSME और सहायक उद्योगों को समर्थन। स्टार्टअप डिजिटल उपकरण, ऋण तथा बाजार अभिगम प्रदान करके MSME के लिए सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। भारत का MSME क्षेत्र, जो सर्कल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान देता है और 150 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, इन तकनीक संचालित समाधानों से लाभान्वित हो रहा है। स्टार्टअप और MSME के बीच यह तालमेल आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करता है और भारत की अर्थव्यवस्था की समग्र प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार कर रहा है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं, तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण संबंधी बाधाएं। कई प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप को सीमित निवेशकों और उद्यम पूंजी की रुचि के कारण पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ता है। वर्ष 2023 में फंडिंग विंटर के परिणाम स्वरूप लगभग 35,000 भारतीय स्टार्टअप बंद हो गए, जिससे भारतीय स्टार्टअप के लिए फंड जुटाने में लगभग 73% की गिरावट हुई। अब है मजबूत बीज वित्त पोषण तंत्र की अनुपस्थिति। और विदेशी निवेशकों पर निर्भरता के कारण आरंभिक चरणों में नवाचारों को पोषित करने में अंतराल उत्पन्न होता है। विनियामक और अनुपालन भार। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सुधारों के बावजूद स्टार्टअप को जटिल विनियामक आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से कराधान और कंपनी पंजीकरण से संबंधित है। जैसे उदाहरण के लिए एंजल टैक्स मुद्दे, धारा 56(2)
जो 7 के बी से संबंधित है। आयकर अधिनियम 1961 अभी भी विदेशी निवेश के लिए अनिश्चितता उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे प्रारंभिक चरण के वित्त पोषण में बाधा आती है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक की एक रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में व्यवसाय शुरू करने में औसतन 18 दिन लगते हैं, जबकि ओईसीडी उच्च आय वाले देशों में आमतौर पर केवल 5 प्रक्रियाएं और 9 दिन लगते हैं, जो अनुपालन प्रक्रियाओं को भी सरल बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। कुशल प्रतिभा की कमी और प्रतिभा पलायन। स्टार्टअप को कुशल प्रतिभा खोज में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से एआई, ब्लॉकचेन और आईओटी जैसी उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जबकि शीर्ष भारतीय प्रतिभाओं का प्राय विदेश में पलायन हो जाता है। जैसे ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स 2023 में भारत 103वें स्थान पर है, जो इसे ब्रिक्स में सबसे कम वांछनीय देश बनाता है। चीन 40वें स्थान पर समूह में सबसे आगे है, जब उसके बाद रूस 52, दक्षिण अफ्रीका 68 और ब्राज़ील 69 हैं। इसमें अतिरिक्त वर्ष 2011 से अब तक 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है, जिनमें से कई लोग अमेरिकी नवाचार केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं। प्रतिभा का यह अंतर प्रतिभा प्रधान क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप के लिए विकास की गति को बुरी तरह प्रभावित करता है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में सीमित बुनियादी अवसंरचना। हालांकि छोटे शहरों से स्टार्टअप उभर रहे हैं, लेकिन मजबूत बुनियादी अवसंरचना की कमी, जैसे हाई स्पीड इंटरनेट, लॉजिस्टिक्स और इनक्यूबेशन सेंटर तक पहुंच, उनकी स्केलेबिलिटी को सीमित करती है। उदाहरण के लिए ग्रामीण भारत में लगभग 50% लोग गैर सक्रिय इंटरनेट उपयोग करता हैं, जिससे डिजिटल प्रथम स्टार्टअप प्रभावित हो रहे हैं, जबकि डिजिटल इंडिया पहल जैसे कार्यक्रम कनेक्टिविटी में सुधार कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप को अभी भी प्रौद्योगिकी और बुनियादी अवसंरचना का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। उद्यमिता में लैंगिक असमानता। कुछ प्रगति के बावजूद सामाजिक बाधाओं, वित्त पोषण संबंधी पूर्वाग्रहों और सीमित मार्गदर्शन अवसरों के कारण भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिला उद्यमियों की प्रतिनिधित्व कम है। भारत के कुल स्टार्टअप में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की हिस्सेदारी 18% है, लेकिन उन्हें कुल उद्यम पूंजी वित्त पोषण का 3% से भी कम प्राप्त होता है। नीति आयोग के अंतर्गत महिला उद्यमिता मंच जैसी पहलों ने इन अंतरालों को दूर करने का प्रयास किया है, लेकिन महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने में संरचनात्मक चुनौतियां बनी हुई है। स्टार्टअप की विफलता दर। निम्न स्तरीय बिजनेस मॉडल, बाजार अनुसंधान की कमी और परिचालन अक्षमताओं के कारण स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले 5 वर्षों के भीतर विफल हो जाता है। भारत में लगभग 90% स्टार्टअप प्राय अपने शुरुआती वर्षों में ही विफल हो जाते हैं। यह उच्च विफलता दर मुख्य रूप से अपर्याप्त बाजार अनुसंधान, निम्न स्तरीय उत्पाद बाजार फिट, वित्तीय कुप्रबंधन, टीम संघर्ष और एक भरोसेमंद ब्रांड स्थापित करने में असमर्थता जैसे कारकों के कारण होती है। जिलिंगो जैसी हाई प्रोफाइल विफलताएं
स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेहतर मार्गदर्शन, वित्तीय नियोजन और दीर्घकालिक धारणीय रणनीतियों की आवश्यकता को उजागर करती है। कमजोर उद्योग अकादमिक सहयोग। भारत में अकादमिक और स्टार्टअप के बीच मजबूत तालमेल का अभाव है, जो नवाचार संचालित उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका जैसे देशों के विपरीत, जहां स्टैनफोर्ड जैसे संस्थान गूगल जैसे स्टार्टअप को आगे बढ़ा रहे हैं, भारतीय विश्वविद्यालय स्टार्टअप इकोसिस्टम में न्यूनतम योगदान देते हैं, जिससे आधुनिक अनुसंधान और नवाचार स्टार्टअप इकोसिस्टम तक अभिगम सीमित हो जाती है। सीमित बाजार अभिगम और मापनीयता। स्टार्टअप को प्राय घरेलू और वैश्विक बाजारों तक सीमित अभिगम के कारण अपने परिचालन को बढ़ाने में संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, डी हार्ट जैसे कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को सीमांत किसानों को बड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे डिजिटल मार्केट प्लेस के लिए सरकार के प्रयासों के बावजूद स्टार्टअप की बाजार में अभिगम कम बना हुआ है। यह बाधा नवीन उत्पादों को व्यापक क्रेताओं तक पहुंचने से रोकती है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बाजार संतृप्ति। स्टार्टअप इकोसिस्टम विशेष रूप से ई कॉमर्स और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और संतृप्त हो गया है। फ्लिपकार्ट, पेटीएम और अमेज़न जैसी कंपनियां बाजार पर हावी है, जिससे नए प्रवेशकों के लिए बहुत कम अवसर मिलते हैं। यह तीव्र प्रतिस्पर्धा नवाचार को हतोत्साहित करती है और उद्यमशीलता की विविधता को सीमित करती है। अगला है साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं। संवेदनशील उपभोक्ता डेटा के साथ काम करने वाले स्टार्टअप विशेष रूप से फिनटेक और स्वास्थ्य तकनीक में डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अकेले वर्ष 2023 में भारत में 69 मिलियन से अधिक साइबर अटैक हुए हैं, जो वर्ष 2022 की तुलना में 15% की वृद्धि को दर्शाता है, जिससे स्टार्टअप के लिए स्थायित्व एवं वित्तीय जोखिम बढ़ गया है। यद्यपि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का उद्देश्य इन चिंताओं को दूर करना है, लेकिन इसके प्रावधानों का अनुपालन छोटे स्टार्टअप्स के लिए संसाधन गहन हो सकता है। स्टार्टअप के लिए भारत में इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? तो नियामक कार्य ढांचे को सरल बनाना। सरकार को स्टार्टअप के लिए प्रशासनिक बाधाओं को कम करने के लिए कंपनी पंजीकरण, कर फाइलिंग और अनुपालन मानदंडों जैसी नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली जैसी पहलों को सभी राज्यों तक विकसित करने से समाशोधन और अनुमोदन के लिए एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध हो सकता है। एंजल टैक्स जैसी कराधान नीतियों के बारे में अस्पष्टता को दूर करने से अधिक घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जैसी योजनाओं के तहत शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने से स्टार्टअप के लिए सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सकता है।
प्रारंभिक चरण के वित्त पोषण तक अभिगम को बेहतर करना। वित्त पोषण संबंधी अंतराल को दूर करने के लिए सरकार को स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स जैसी पहलों का विस्तार करना चाहिए और निजी निवेशकों के साथ सह निवेश मॉडल पेश करना चाहिए। इक्विटी फंड जुटाने में चुनौतियों का सामना करने वाले स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के तहत एक समर्पित उद्यम ऋण निधि स्थापित की जा सकती है। अद्यतन कानूनी कार्य ढांचे के माध्यम से क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे वैकल्पिक वित्त पोषण तरीकों को बढ़ावा देने से भी छोटे निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है। इसमें है स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना जैसी क्रेडिट गारंटी योजनाओं को मजबूत करने से स्टार्टअप को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस बिंदु का अगला क्या कह रहा है, तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। अनुकूलित वित्तीय प्रोत्साहन और मार्गदर्शन कार्यक्रम अधिक महिलाओं को स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रवेश करने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। जैसे कि नीति आयोग के तहत महिला उद्यमिता मंच के दायरे का विस्तार करके इसमें क्षेत्र विशिष्ट प्रशिक्षण और बाजार संपर्क को शामिल करने में समावेशित को बढ़ावा मिल सकता है। स्टार्टअप इंडिया के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए समर्पित फंड शुरू करने से वित्त पोषण में लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सकता है। अगला है ओडिशा में मिशन शक्ति जैसी राज्य स्तरीय पहलों में महिला उद्यमियों के लिए समर्थन को एकीकृत करने से क्षेत्रीय पहुंच सुनिश्चित होगी। उद्योग अकादमिक सहयोग को बढ़ाना। स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थानों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने से अनुसंधान संचालित उद्यमिता को बढ़ावा मिल सकता है। जैसे नवाचारों के विकास और उपयोग के लिए राष्ट्रीय पहल जैसी पहलों का विस्तार करके विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों में इनक्यूबेशन कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सकता है। आईआईटी, आईआईएम और अन्य प्रमुख संस्थानों को उद्योग केंद्रित नवाचार प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने से शैक्षणिक अनुसंधान एवं बाजार की मांग के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सकता है। अटल इनोवेशन मिशन जैसी सरकारी योजनाओं के साथ शैक्षणिक जगत को जोड़ने से ज्ञान आधारित स्टार्टअप को और भी बढ़ावा मिल सकता है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देना। स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकेंद्रीकृत करने के लिए सरकार को छोटे शहर में डिजिटल और भौतिक बुनियादी अवसंरचना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें है डिजिटल इंडिया पहल जैसे कार्यक्रमों का विस्तार और भारत नेट के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप को सशक्त बनाया जा सकेगा। स्थानीय उद्योगों के साथ साझेदारी में विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रम और कार्यशालाएं इन क्षेत्रों में उद्यमशीलता क्षमता का लाभ उठा सकती है। बाजार अभिगम और स्केलेबिलिटी को सुविधाजनक बनाना।
स्टार्टअप को घरेलू और वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करना उनकी स्केलेबिलिटी के लिए आवश्यक है। डिजिटल कॉमन के लिए ओपन नेटवर्क जैसे प्लेटफॉर्मों को सुदृढ़ करने से छोटे स्टार्टअप को चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत स्टार्टअप एक्सपोर्ट हब स्थापित करने से स्टार्टअप को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने में मदद मिल सकती है। अगला है सरकारी खरीद नीतियों में स्टार्टअप के लिए एक निश्चित प्रतिशत अनुबंधों को अनिवार्य किया जाना चाहिए, जैसा कि सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से किया गया है। अगला है कौशल और प्रतिभा विकास में सुधार। स्टार्टअप को एआई, ब्लॉकचेन और आईओटी जैसी उभरती हुई तकनीकों में कुशल कार्यबल की आवश्यकता होती है। कौशल भारत मिशन के तहत कार्यक्रमों जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 में स्टार्टअप की मांगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए मॉड्यूल शामिल होने चाहिए। स्टार्टअप के साथ इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की पेशकश करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग को प्रोत्साहित करने से कौशल को उद्योग की ज़रूरतों के साथ संरेखित किया जा सकता है। स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ साझेदारी में समर्पित स्टार्टअप स्किलिंग सेंटर स्थापित करने से उद्यमियों की नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो सकती हैं। धारणीय और हरित स्टार्टअप को प्रोत्साहन। हरित उद्यमिता को बढ़ावा देने से नवाचार को प्रोत्साहन के साथ साथ जलवायु लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण के तहत स्वच्छ ऊर्जा स्टार्टअप के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन का विस्तार करके इनके अंगीकरण को गति मिल सकती है। मेक इन इंडिया 2.0 के तहत समर्पित हरित स्टार्टअप जोन नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और धारणीय कृषि पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों के लिए इनक्यूबेशन सहायता प्रदान कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता कार्य ढांचे का निर्माण। फिनटेक, हेल्थ टेक और एडटेक में संवेदनशील उपयोगकर्ता डेटा से निपटने वाले स्टार्टअप को दृढ़ साइबर सुरक्षा कार्य ढांचे की आवश्यकता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत सख्त मानकों को लागू करने से स्टार्टअप को प्रतिष्ठा एवं वित्तीय संबंधी जोखिमों से बचाया जा सकता है। भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र के माध्यम से सब्सिडी वाले साइबर सुरक्षा साधनों और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने से छोटे स्टार्टअप के लिए सुरक्षा मजबूत हो सकती है। साइबर खतरों पर ज्ञान साझा करने के लिए सरकार समर्थित प्लेटफॉर्म अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप को अग्रणी प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इंडिया एआई मिशन जैसे कार्यक्रमों को गति देने से एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में अधिक स्टार्टअप काम कर सकेंगे। भारत इजरायल औद्योगिकी अनुसंधान एवं
विकास तथा प्रौद्योगिकी नवाचार निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को समर्थन देकर भारतीय स्टार्टअप को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत किया जा सकता है। स्टार्टअप इंडिया के तहत सीमा पार स्टार्टअप शिखर सम्मेलनों और विनिमय कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से भारतीय स्टार्टअप को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने में मदद मिलेगी। एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए समर्थन का विस्तार। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को देखते हुए एग्रीटेक स्टार्टअप परिशुद्ध कृषि और आपूर्ति श्रृंखला डिजिटलीकरण जैसे नवाचारों के माध्यम से कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत कार्यक्रमों का विस्तार करने से कृषि प्रौद्योगिकी नवाचारों के लिए कम लागत पर वित्त पोषण उपलब्ध हो सकता है। पीएम कुसुम जैसी पहलों को सौर ऊर्जा 40 सिंचाई समाधान पर काम करने वाले स्टार्टअप के साथ एकीकृत किया जा सकता है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जैसे कि महाराष्ट्र की एग्रीटेक नीति क्षेत्र विशिष्ट एग्रीटेक नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं। मेंटरशिप और इकोसिस्टम नेटवर्किंग को सुदृढ़ करना, वित्त पोषण संचालन और स्केलिंग चुनौतियों के माध्यम से स्टार्टअप को मार्गदर्शन देने में मेंटरशिप महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्टार्टअप इंडिया हब जैसे कार्यक्रमों के तहत मेंटरशिप नेटवर्क का विस्तार करने से स्टार्टअप को उद्योग विशेषज्ञों एवं निवेशकों तक अभिगम प्रदान किया जा सकता है। क्षेत्रीय स्टार्टअप क्षेत्र सम्मेलन आयोजित करने के लिए नेस्कोम जैसे उद्योग संघों के साथ साझेदारी करने से नेटवर्किंग के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकलेगा कि भारत की स्टार्टअप इंडिया पहल ने एक समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन के साथ नवाचार और रोजगार सृजन को विशेषकर फिनटेक और हेल्थ टेक जैसे क्षेत्रों में वैश्विक अग्रणियों के रूप में स्थान दिलाया है। फिर भी स्टार्टअप इकोसिस्टम की प्रगति बनाए रखने के लिए विनियामक बाधाओं, फंडिंग की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान और उद्योग अकादमिक सहयोग को बढ़ाना आवश्यक है। इन क्षेत्रों को सुदृढ़ करने से स्टार्टअप की संवहनीयता सुनिश्चित होगी, समावेशी विकास में योगदान मिलेगा और प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों जैसे कि उत्कृष्ट श्रम और उद्योग नवाचार को समर्थन प्राप्त होगा, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। अब मेंस में इससे प्रश्न क्या बनेगा, तो भारत में स्टार्टअप विकास और नवाचार के प्रमुख चालक हैं, उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के उपाय सुझाइए। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में विगत वर्ष के प्रश्न जो दिए गए हैं, आइए देखते हैं। प्रश्न है, उद्यम पूंजी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है उद्योगों को प्रदान की गई अल्पकालिक पूंजी। ऑप्शन बी है नए उद्यमियों को प्रदान की गई दीर्घकालिक स्टार्टअप पूंजी। ऑप्शन सी है घाटे के समय उद्योगों को उपलब्ध कराई गई धनराशि। ऑप्शन डी है उद्योगों के प्रतिस्थापन और नवीकरण के लिए धन उपलब्ध कराया धन। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी, नए उद्यमियों को प्रदान की गई दीर्घकालिक स्टार्टअप पूंजी। तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।